हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी साइड में जब हम लोड कनेक्ट करते हैं तो सेकेंडरी साइड में भी एक करंट फ्लो करता है I2, और इस I2 करंट की वजह से प्राइमरी साइड में एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो करता है, दैट इज़ नोन एज काउंटर बैलेंसिंग करंट। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देखा था और ऐसा क्यों होता है इस पे भी हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में बच्चों हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है ट्रांसफार्मर जब लोड पे होगा तब। ठीक है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट लोड्स। तो बच्चों, शुरू करने से पहले एक मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे आपने अपने जीवन में इस चीज़ का अनुभव भी किया होगा कि आपने ये अनुभव किया होगा कि आपके घरों के आसपास जो कॉलोनी में या फिर गांव में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो कभी कभी बर्न कर जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई लोड बहुत हैवी पड़ गया, इसलिए ट्रांसफार्मर जो है बर्न कर गया। तो इसी जानकारी को मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे कि देखिए ऐसा क्यों होता है बच्चों। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोड बढ़ाओगे, लोड बढ़ाने का मतलब लोड का वाटेज बढ़ाना, बात समझ रहे हैं ना। तो जितना ज़्यादा वाटेज का लोड रहेगा बच्चों, उतना ही ज़्यादा उसको करंट चाहिए। भाई हाई हैवी लोड रहेगा या हाई वाटेज का लोड रहेगा तो वो अपने को ड्राइव करने के लिए उसकी करंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब लोड बढ़ाने से बच्चों I2 बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं। अगर आप लोड को बढ़ाओगे तो I2 भी क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। तो जब I2 बढ़ेगा तो I2 की वजह से बच्चों प्राइमरी साइड का भी करंट बढ़ेगा, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा I2 बढ़ेगा उतना ज़्यादा काउंटर बैलेंसिंग करंट होगा, और जितना काउंटर बैलेंसिंग करंट होगा उतना ज़्यादा I1 की वैल्यू होगी। बात समझ रहे हैं ना। मीन्स लोड बढ़ाने से बच्चों I2 और I1 दोनों बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर मैं बात करूं सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग में हीट लॉस की, तो वो हो जाएगा I2 स्क्वायर R इंटू टी, और प्राइमरी साइड का क्या हो जाएगा I1 स्क्वायर R इंटू टी, अगर हीट डिसिपेशन की बात की जाए तो। बात समझ रहे हैं ना। इसका मतलब लोड बढ़ाने से बच्चों यहाँ देखिए I2 I1 बढ़ने के कारण दोनों साइड में, दोनों वाइंडिंग में हीट डिसिपेशन भी बढ़ेगा, और जिसके वजह से दोनों वाइंडिंग का बर्न करने का चांसेस बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए लोड बढ़ाने से ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग तो बर्न करता ही है, उसके साथ साथ प्राइमरी वाइंडिंग भी बर्न कर जाता है। तो हम बोलते हैं कि पूरा ट्रांसफार्मर जो है बर्न कर गया। बात समझ रहे हैं ना। तो ये रीज़न होता है। इसलिए बच्चों, जब ट्रांसफार्मर हम कहीं पे लगाते हैं तो उसकी भी एक क्षमता होती है, उसका भी एक लिमिटेशन होता है कि उसके रेटिंग इतना, या उस गवर्नमेंट हमें डिसाइड करके बताती है कि भाई इतना ही लोड कनेक्ट करना है ताकि ट्रांसफार्मर जो है वो प्रॉपरली वर्क करे। बात समझ रहे हैं ना। तो ये रीज़न था बच्चों। हालांकि जो आपके मैंने ट्रांसफार्मर जो बताया आपके कॉलोनी में या गांव में जो लगे होते हैं वो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं बच्चों। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, बट ठीक है, उसकी वर्किंग इसकी वर्किंग मिलती जुलती है, तो इससे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। बात समझ में आई। तो ये तो बच्चों जानकारी की बात थी। अब हम आते हैं फेजर डायग्राम पे ट्रांसफार्मर के। तो मैंने नो लोड पे फेजर डायग्राम बनाया था और आपको बताया भी था कि फेजर डायग्राम मीन्स ट्रांसफार्मर के दोनों सर्किट मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी के वोल्टेज के रिलेशन और करंट के रिलेशन को ग्राफिकली शो करना बच्चों, ये फेजर डायग्राम होता है। तो कैसे मैंने किया था, सबसे पहले तो मैंने दोनों साइड के वोल्टेज और करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा था। बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेकेंडरी साइड को। सेकेंडरी साइड में अगर मुझे वोल्टेज का मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना हो बच्चों, तो वो होगा E2 माइनस I2 R2 माइनस I2 JX2 इज इक्वल टू V2। यहाँ पे देखिए, ठीक है। और यहाँ से E2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों। इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाइड कीजिएगा, उसका रीज़न मैं अभी बता दे रहा हूँ। I2 R2 को इस साइड कीजिए और I2 JX2 को इधर कर दिए। मीन्स आपको कहीं भी नेगेटिव टर्म्स नहीं होना चाहिए, आपको हर एक टर्म को पॉजिटिव लेके चलना है। उससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चों, V2 प्लस I2 R2 प्लस JI2 X2 हो गया।
ठीक है, मतलब इक्वेशन को हमने मॉडिफाइड कर दिया ऐसे। अब यहाँ देखिए, तो जब नो लोड पे था तो बच्चों I2 की वैल्यू 0 थी, तो सीधे सीधे E2 इक्वल टू V2 आ गया था, वहाँ पे कोई लफड़ा नहीं था। बट यहाँ पे देख रहे हैं E2 इज़ द फेजर सम ऑफ V2 I2 R2 एंड I2 X2। बात समझ रहे हैं, मतलब इन तीनों का फेजर सम करके आपको E2 पाना होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो तीन क्वांटिटी का फेजर सम, तीन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फेजर सम आप कैसे करोगे? वेक्टर सम जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज एक वेक्टर हमारे पास ये है A, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है B, तीसरा वेक्टर हमारे पास है ऐसे C। अगर हमें A प्लस B प्लस C करना हो तो आप कैसे करते थे? याद करिए, वेक्टर में सबसे पहले आप पहला वेक्टर बनाते थे A, फिर इसके हेड पे आप B को बनाते थे, याद है ना आपको, फिर B के हेड पे आप C को बनाते थे, और फिर क्या करते थे, A का टेल और C का हेड आप ऐसे मिला देते थे। ठीक है, इसको ऐसे। तो ये जो बच्चों आता था ये रिजल्टेंट आता था। बात समझ में आई? तो एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट, यही प्रोसीजर आपको यहाँ भी फॉलो करना है फेजर सम के लिए। तो E2 को पाने के लिए, E2 को प्राप्त करने के लिए हमें V2 I2 R2 और I2 X2 का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तीनों का फेजर सम करना पड़ेगा। बात समझ में आई बच्चों? अब देखिए, आपको जो मैंने बताया था, ऐड करना भी सिखाया था, सब्ट्रैक्ट करना भी सिखाया था। तो आप ज़रा खुद सोचिए, ऐड करना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए कि सब्ट्रैक्ट करना? तो मेरे ख्याल से ऐड करना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि उसमें कुछ चेंजिंग वेंजिंग नहीं करना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा तामझाम होता है, रिवर्स वगैरह करना पड़ता है। इसीलिए मैंने इन टर्म्स को पॉजिटिव कर लिया ताकि हमें सीधे सीधे जोड़ना पड़े। ठीक है ना, हमारे लिए सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हमने इसको एडिशनल टर्म बना लिया। बात समझ रहे ना। तो ऐसा नहीं कि इसको लेके आप नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बात समझ रहे ना भाई, ऑलरेडी इसमें बहुत सारा तामझाम है, एक तामझाम और बना दिया आपने नेगेटिव का, इसलिए मैंने क्या किया, नेगेटिव टर्म्स को पॉजिटिव बना लिया। ठीक है, तो ये तो बच्चों सेकेंडरी साइड का था। अब बारी है प्राइमरी साइड की। तो प्राइमरी साइड में देखिए, अगर आप KVL अप्लाई कीजिए तो V1 माइनस I1 R1 माइनस I1 X1 इक्वल टू E1, और बल्कि E1 नहीं, माइनस E1। मैंने बताया था आपको कि क्यों माइनस E1 हो जाता है, यहाँ देखिए। ठीक है, अब ये नेगेटिव टर्म्स है, नेगेटिव टर्म्स को पॉजिटिव बनाना है तो हमें इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैंने शिफ्ट कर दिया, ये देखिए पॉजिटिव टर्म बन गया। ठीक है बच्चों, अब नो लोड में क्या हुआ था, इसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे I0 आया था, याद होगा आपको, या नहीं याद होगा तो एक बार फिर से नो लोड का वीडियो देखिएगा। I0 आया था, ठीक है, तो I0 वेरी स्मॉल, तो हमने नेगलेक्ट कर दिया था। बट यहाँ पे I1 है, I1 का मतलब I0 तो है ही है, और एक एडिशनल करंट और ऐड हो गया, काउंटर बैलेंसिंग करंट। ठीक है ना, तो आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये इक्वेशन माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस J I1 X1। ठीक है, मीन्स V1 इज द रिजल्टेंट ऑफ माइनस E1, I1 R1 एंड I1 X1। ठीक है, इन तीनों का आपको फेजर सम करके V1 को पाना होगा। ठीक, और फेजर सम हम वही वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो ये तो था बच्चों वोल्टेज का रिलेशन। अब बारी है करंट के रिलेशन की। ठीक है, तो प्राइमरी साइड का जो करंट फ्लो करता है वो I1 होता है, क्योंकि बच्चों देखो I1 R1, आप I1 R1 का फेज तभी आप जान सकते हो जब आपको I1 का फेज पता हो। ठीक है, और I2 R2 का फेज आप तभी पा सकते हो जब आपको I2 का फेज पता हो। वो अभी मैं डायग्राम जब प्लॉट करूंगा, जब स्केच करूंगा, तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि I1 R1 या I1 X1 पाने के लिए I1 ज़रूरी है, और इन दोनों को पाने के लिए I2 को बनाना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों I1 की वैल्यू क्या हो गई, I0 नो लोड करंट और प्लस एक एडिशनल करंट, एक्स्ट्रा करंट I1 डैश काउंटर बैलेंसिंग करंट। ठीक, मीन्स I1 इज द फेजर सम ऑफ I0 एंड I1 डैश। बात समझ में आ रही है? What is I0? I0 is the phasor sum of magnetizing component and core loss component। याद है ना, ये नो लोड में मैंने डिस्कस किया था, IM प्लस IW।
और आई वन डैश बच्चों क्या है, आई वन डैश काउंटर बैलेंसिंग करंट है, और ये काउंटर बैलेंसिंग करंट बच्चों आई टू की वजह से आया था। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आई वन और आई टू में रिलेशन मैंने निकाला था, आई वन डैश और आई टू में, तो ये रिलेशन आया था। किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी लिखा है, आई वन डैश प्रोपोर्शनल टू माइनस आई टू, ठीक है। तो भाई देखिए ना, आप यहाँ पे कांस्टेंट हटाओगे तो ये इक्वल टू की जगह क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन का साइन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और ये कैसे आया था, माइनस क्यों आया था, और ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये तो बच्चों इक्वेशंस था फेजर डायग्राम बनाने के लिए, ठीक। और हमें डिफरेंट नेचर के लोड पे हमें फेजर डायग्राम स्केच करना है, बट ये जो इक्वेशन मैंने अभी लिखे वो तीनों टाइप के लोड में इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो ये इक्वेशन आपको आना ही आना चाहिए लिखने। इसमें बस आपको ध्यान क्या रखना है कि कहीं भी हमें सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, हम सिर्फ और सिर्फ एडिशन करना है, ठीक। और ये केवीएल लगाने आपको आता है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़े हो पिछले वीडियोस को तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो था फेजर डायग्राम बनाने के लिए जो भी हमें रिक्वायर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन होंगे वो हमने लिख लिया, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं हम फेजर डायग्राम बनाना। तो बच्चों सबसे पहले हम फेजर डायग्राम स्केच करेंगे रेजिस्टिव लोड के लिए। भाई लोड मैंने आपको शुरू में ही डिस्कस किया था कि तीन नेचर का होगा, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो तीनों लोड के लिए हमें फेजर डायग्राम स्केच करना है बच्चों। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले केस 1 लेते हैं, रेजिस्टिव लोड, ठीक है। तो बच्चों रेजिस्टिव लोड को आप यूनिटी पावर फैक्टर लोड भी बोल सकते हो, यूनिटी पावर फैक्टर लोड। भाई रेजिस्टिव लोड के लिए पावर फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। बात समझ में आई। तो चलिए स्केच करते हैं। तो मैं तो यहाँ पे पेन से स्केच कर रहा हूँ, लेकिन आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और बच्चों देखिए ये जो टॉपिक है, ये वीडियो और पिछला वीडियो, ये नोट्स में मैंने नहीं लिखा है। एक्चुअली पहले सिलेबस में नहीं था, बाद में इसको ऐड कर दिया गया है। तो इसको आप बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे और अपनी भाषा में नोट्स बनाएंगे। मैं कुछ लिखवाने वाला नहीं हूँ, कोई स्टेप मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप चीज़ों को ध्यान से सुनिए और अपना खुद नोट्स बनाइए, ठीक है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर का लोड पे बनाना इम्पॉर्टेंट है। पिछले सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आइए, और इसको करने से पहले आप एक बार नो लोड का फेजर डायग्राम वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इक्वेशंस जो अभी आए हमारे सामने मैथमेटिकल, उनको मैं सामने रख लेता हूँ, ठीक। अब देखिए एक इक्वेशन है सेकेंडरी साइड का, एक है प्राइमरी का। तो मैंने नो लोड में भी आपको बताया था कि सबसे पहले हम सेकेंडरी का स्केच करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी का इजी होता है। तो आइए करते हैं सेकेंडरी का। तो बच्चों कैसे मैंने किया था याद है आपको। सबसे पहले तो मैंने फाई लिया था, ये देखिए आप स्केल वगैरह का यूज करके करना और पेंसिल से आप करना। ये था बच्चों फाई, ठीक है। और E1 E2 बच्चों फाई से 90 डिग्री लैगिंग पे आया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो जरा यहाँ देखिए, तो अगर सेकेंडरी की बात करें तो हमें E2 चाहिए। तो E2 इज़ द सम ऑफ फेजर सम ऑफ V2 I2 R2 एंड I2 X2। तो E2 बच्चों हमें पता नहीं है कि E2 कितना आएगा, क्योंकि जब तक आप इन तीनों का सम नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा E2 के बारे में। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि E2 जो है बच्चों वो इधर ही आएगा, क्योंकि हमने डिराइव कर रखा है, इस चीज़ को प्रूव कर रखा है कि EMF जो भी इंड्यूस्ड हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में वो फाई से 90 डिग्री लैगिंग पे होगा। तो यहाँ आप एक डॉटेड लाइन बनाओगे, हल्की लाइन आप बनाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ पे है E2, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि इधर ही कहीं होगा बच्चों। बात समझ रहे हो ना। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ लोकस ऑफ E1 E2,
लोकस ऑफ E1 एंड E2, क्योंकि हमको पता नहीं है कि लेंथ क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, क्योंकि जब तक इन तीनों का सम नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। ठीक, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं V2। तो V2 बच्चों देखिए तरह तरह की किताबों में तरह तरह से लिया हुआ है। हम लोग कैसे लेंगे V2, हमें V2 को E2 से थोड़ा इधर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसा देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यहाँ लेने से डायग्राम अच्छा बनेगा, वो आप खुद ही समझ जाओगे जब पूरा डायग्राम कंप्लीट बन जाएगा तो। ठीक, तो अभी ये स्टेप थोड़ा सा रट लीजिए कि भैया V2 हमें यहाँ लेना है हर लोड के लिए, चाहे जो भी लोड हो, चाहे वो रेजिस्टिव लोड हो, इसके बाद हम इंडक्टिव लोड करेंगे, इसके बाद कैपेसिटिव लोड करेंगे उसके बाद। तो हर लोड के लिए बच्चों V2 यहाँ लेना है। बात समझ में आई? तो ये बच्चों हमारा हो गया V2, ऐसे आप एरो बना दीजिए, ये V2 हो गया। ठीक, और इतना स्टेप सब में कॉमन होगा। ठीक है, तो चलिए अब V2 में बच्चों I2 R2 को हमें ऐड करना है। तो वही वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट कि एक वेक्टर बनाया, अब दूसरे वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर के हेड पे बनाना पड़ेगा किसको, I2 R2 को। बट हमें I2 R2 का डायरेक्शन नहीं पता है बच्चों, हमें I2 R2 का फेज नहीं पता है। बात समझ में आई? तो I2 R2 का फेज कैसे पाओगे आप? तो देखिए यहाँ पे एक फिर से मैं वेक्टर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सपोज़ अगर वेक्टर ये A है और इसमें अगर आपने किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज आपने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 5A, और स्केलर का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है भाई, ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ देखिए तो I2 इंटू R2। अच्छा, इसको मैं कांस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेंट अगर है तो क्या होगा भाई, अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो इसके डायरेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर यही -5A है तो इसका डायरेक्शन 180 डिग्री चेंज हो जाता है। ये पता है ना आपको? ऐसे ही देखिए यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह के कांस्टेंट का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो बच्चों जो R2 होता है वो आपको पता है 0 डिग्री का फेज डिफरेंस देता है। अगर हम R2 का कॉम्प्लेक्स नोटेशन लिखें तो क्या होता है, सिर्फ R2 ही होता है और एंगल 0 होता है। बात समझ रहे हैं ना? इसका मतलब अगर हम I2 में R2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मीन्स I2 का डायरेक्शन और I2 R2 का डायरेक्शन बच्चों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अभी उतना क्लैरिफाई नहीं हुआ होगा आपको। अभी जब मैं I2 X2 बनाऊंगा ना तब ये बात जो है आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो अभी फ़िलहाल जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे कि I2 और I2 R2 का फेज सेम होगा बच्चों, क्योंकि R2 एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका क्या है, फेज एंगल 0 है। मीन्स इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट बच्चों I2 R2 पाने के लिए सबसे पहले तो I2 का फेज पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़रा देखिए तो जो हमने लोड लगाया बच्चों वो रेजिस्टिव लोड है। वो जो लोड क्या है, रेजिस्टिव है। और लोड के क्रॉस बच्चों वोल्टेज देखिए कितना था, V2 था, ये देखिए। और लोड में जो करंट फ्लो कर रहा था वो क्या था, I2 था। अब अगर लोड बच्चों रेजिस्टिव है तो जाहिर सी बात है कि फॉर अ रेजिस्टिव लोड वोल्टेज अक्रॉस लोड एंड करंट थ्रू लोड आर इन सेम फेज। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। दैट्स वाई द फेज एंगल ऑफ V2 एंड I2 विल बी सेम। ठीक है, V2 और I2 का फेज एंगल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो रेजिस्टिव लोड के लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि I2 का जो फेज होगा वो V2 के डायरेक्शन में होगा, I2 जो है वो V2 के सेम फेज में होगा। बात समझ में आई? तो ये हो गया V2 और ये हो गया बच्चों इसी के फेज में हो गया बच्चों I2। ये हो गया I2। बात समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना है, V2 पे I2 R2 बनाना है। तो I2 का अगर फेज पता चल गया और I2 में R2 का मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब बच्चों I2 R2 भी इसी डायरेक्शन में होगा। अगर मैं पूछूं I2 R2 कहाँ होगा तो इसी डायरेक्शन में होगा।
लेकिन हमें ऐड किस पे करना है, V2 पे। तो V2 के हेड पे हम बनाएंगे I2R2, बिल्कुल इसी का डायरेक्शन लेते हुए। इसका आप डायरेक्शन लीजिए, दिख रहा है ना आपको, I2 का डायरेक्शन लीजिए और यहाँ बच्चों बना दीजिए I2R2। ये हो गया I2R2। बात समझ में आई? चलिए, हमने दो को ऐड कर दिया, अब तीसरे को ऐड करना है। ठीक है, तो इसी के हेड पे हम बनाएंगे। बट I2X2 को बनाने के लिए बच्चों I2 का फेज पता होना चाहिए। तो I2 का फेज हमें पता है। ठीक, अब I2 में देखिए आप किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, JX2 का। यहाँ देखिए ना, I2 में आप किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, JX2 का। तो बात समझिए ज़रा यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखिए I2 में आपने मल्टीप्लाई किया किसका, JX2 का। ठीक, तो जब आप JX2 का मल्टीप्लाई करोगे I2 में बच्चों, तो J कितना शिफ्टिंग देगा। अगर मैं इसका पोलर फॉर्म लिखूं बच्चों, तो ये क्या आएगा, इसका पोलर फॉर्म X2 एंगल 90 डिग्री। अरे भाई प्लस J है ना, तो प्लस J कितना एंगल देता है, 90 डिग्री। या प्लस J को कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर से। ठीक है, तो आप देखिए, तो जब आप X2 एंगल 90 डिग्री को I2 में आप मल्टीप्लाई करोगे, तो I2 के फेज में कितना चेंजिंग आएगा, प्लस 90 का। बात समझ में आई? और यहाँ आपने R2 का मल्टीप्लाई किया था, अभी थोड़ी देर पहले आपने किसका मल्टीप्लाई किया था, R2 का। और R2 का फेज एंगल कितना होता है, 0। ठीक है, तो R2 के मल्टीप्लाई करने से I2 के फेज पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन जब आप JX2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो I2 के फेज में बच्चों कितना चेंजिंग हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, एक बार मैं फिर से यहाँ बताना चाहता हूँ, I2 सपोज इसका एंगल है फाई, और आपने मल्टीप्लाई किया R2 एंगल 0 का, तो देखिए कितना आएगा, I2R2 एंगल 0। अगर एंगल आपने मल्टीप्लाई किया इसका X2 एंगल 90 डिग्री का, तो ये क्या आएगा, I2X2 एंगल क्या आएगा, 90। अब ज़रा यहाँ देखिए, तो I2 का फेज था फाई, और I2R2 का फेज कितना हो गया, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, फाई में 0 को ऐड करेंगे तो फाई आएगा ना बच्चों। और यहाँ आप फाई में 90 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 + 90। इसको आप करेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखिए, I2 का फेज एंगल कितना है, फाई। I2R2 का फेज एंगल कितना है, फाई। तो क्या इसका मल्टीप्लाई करने से I2 के फेज में कोई चेंजिंग आई, नहीं आई। यहाँ I2 का फेज कितना है बच्चों, फाई। I2X2 का फेज बच्चों कितना है, 5 + 90। ठीक, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से I2 एंगल 90 का, या JX2 का मल्टीप्लाई करने से जो I2X2 आएगा, वो I2 से उसका फेज क्या होगा, चेंज होगा। कितना चेंज होगा, प्लस 90 चेंज होगा। आप देखिए ना, और प्लस 90 मतलब लीड। बात समझ में आई? तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा फिर से मैं बताना चाहूँगा कि अगर ये I2 है, तो बच्चों I2X2 किधर होगा, आप खुद सोचिए। अगर ये I2 है, तो I2X2 इसके 90 डिग्री के डिफरेंस पे होगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया इस चीज़ को। बात समझ में आई बच्चों? तो ये तो कंफर्म है कि I2X2 या तो यहाँ होगा बच्चों, और या तो यहाँ होगा 90 डिग्री पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर बच्चों 90 डिग्री पे होगा और इधर होगा कि इधर होगा, ये कैसे आप डिसाइड करोगे? तो JX2 का मल्टीप्लाई हुआ है, और J जो है वो प्लस 90 का शिफ्टिंग देता है। प्लस 90 मतलब लीड कराएगा। इसका मतलब ये कंफर्म है कि I2X2 बच्चों इधर ही होगा। बात समझ रहे हैं आप? I2X2 इधर ही कहीं होगा 90 डिग्री पे, क्योंकि अगर इधर होगा तब तो वो -90 हो गया, लैग कर गया। बात समझ में आई? तो ये तो कंफर्म पता चल गया कि I2X2 का डायरेक्शन बच्चों इधर ही होगा। लेकिन हमें I2X2 को बनाना किधर है, I2R2 के हेड पे। तो I2R2 के हेड पे I2X2 बनाइए। यहाँ देखिए 90 डिग्री लेते हुए यहाँ बनाइए। देखिए ना, बिल्कुल इसका पैरेलल डायरेक्शन यहाँ बनाया मैंने। तो ये बच्चों हो गया JI2X2। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ मैंने बता दिया है I2
को ध्यान में रखते हुए हमें I2 X2 को बनाना है। ये देगा 0 डिग्री का, मतलब उसी डायरेक्शन में होगा, उसी फेज में होगा, और ये +90 फेज डिफरेंस पे हो जाएगा। और +90 का मतलब आप जानते हैं लीड, तो मैंने लीड करा दिया, ये देखिए। और लेकिन हमें बनाना है R2 के हेड पे है, तो इसलिए मैंने यहाँ बनाया। अब बच्चों देखो, V2 I2 R2 और I2 X2 का हमने फेजर सम किया, तो ये हमें मिल गया बच्चों E2। ये देखिए, ये पूरा हमें मिल गया E2। बात समझ में आई भाई? मैंने पहले बताया था कि E2 और E1 इधर ही होगा, लेकिन कितना लेंथ होगा ये नहीं पता है, तो वो हमने पता कर लिया V2 I2 R2 और I2 X2 के फेजर सम से। ठीक है, तो ये तो बच्चों सेकेंडरी साइड का फेजर डायग्राम बना। अब हम बनाते हैं प्राइमरी साइड का। तो प्राइमरी साइड में सबसे पहले तो -E1 चाहिए। तो आपको पता है कि भाई E2 और E1 इधर ही होगा। -E1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसका अपोजिट लाइन ड्रॉ कीजिए। तो मैंने क्या किया, इसका जस्ट अपोजिट लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है बच्चों, ये हो गया -E1। अब -E1 में हमें क्या करना है, I1 R1 को ऐड करना है। ठीक है, तो I1 R1 को पाने के लिए सबसे पहले तो I1 का फेज पता होना चाहिए। जिस तरीके से I2 R2 और I2 X2 को पाने के लिए I2 पहले आपने डिसाइड किया कि कहाँ होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने दोनों को बना दिया। तो यहाँ भी देखिए बच्चों, यहाँ भी वो चीज़ है, I1 R1 और I1 X1 है। तो ये तब तक आप इसको नहीं बना पाओगे जब तक आपको I1 का फेज नहीं पता होगा, I1 का डायरेक्शन नहीं पता होगा। ठीक है, तो आइए पहले I1 का डायरेक्शन पता करते हैं। तो I1 का डायरेक्शन पता करने के लिए बच्चों यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए, तो I1 इज़ द फेजर सम ऑफ I0 एंड I1 डैश। ठीक, यानी कि I1 को पाने के लिए पहले I0 बनाना पड़ेगा और I1 डैश बनाना पड़ेगा। तो I0 बनाते हैं पहले। I0 बनाने आपको आता है भाई, मैंने आपको बताया था कि IM जो है, नो लोड वाले वीडियो में देखिएगा, IM जो है वो यहाँ होता है फाई के फेज में, याद है ना आपको। और IW 90 डिग्री पे होता है, ये IW हो गया। अब इन दोनों का बच्चों फेजर सम हम करेंगे, IM और IW का। ठीक है, तो वो क्या देगा, I0 देगा। ये बच्चों क्या है, I0 है। ठीक है, अब I0 के साथ I1 डैश को जोड़ना है। तो I1 डैश किधर होगा, ये तो नहीं पता है आपको। तो यहाँ देखिए, I1 डैश इक्वल टू बच्चों लिखा है मैंने -KI2, यानी इतना तो कंफर्म है कि I1 डैश जो है वो I2 के अपोजिट फेज में होगा। उसका मैग्नीट्यूड I2 से डिफरेंट होगा, बट इतना कंफर्म है कि I2 के 180 फेज में होगा, अपोजिट फेज में होगा। ठीक, तो देखिए, तो I2 ये है, देख रहे हैं, I2 का जस्ट अपोजिट आप बनाइए। ये देखिए, ये हो गया बच्चों I1 डैश। ये क्या है, I1 डैश है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सीधा बना दे रहा हूँ, I0। अब इसका और इसका I0 और I1 डैश का हम क्या करेंगे, फेजर सम करेंगे। तो वो करने आता है आपको। इसका पैरेलल लाइन यहाँ पे I0 पे, तो यहाँ पे देखिए मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, और इसका बच्चों पैरेलल लाइन यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा इधर करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, जो इसका डायगोनल होगा ये देगा बच्चों I1 की वैल्यू, ये आ जाएगा I1 का वैल्यू, और I1 का फेज पता हो गया। बात समझ में आई? चलिए, अब I1 पता चल गया, तो हम I1 R1 भी पता कर लेंगे। भाई I1 के फेज में ही I1 R1 होगा। ठीक है, लेकिन हमें I1 R1 को देखिए तो कहाँ बनाना है, -E1 के हेड पे। तो हमने I1 का डायरेक्शन लिया, जस्ट इसका डायरेक्शन लिया, देखिए तो, और इसके हेड पे हमने -E1 के हेड पे हमने बना दिया I1 R1। ये बच्चों देखिए,
ये हो गया बच्चों I1 और R1। बात समझ में आई? अब I1 X1 क्या होगा भाई? सोचिए I1 X1 क्या होगा, इसमें J लगा हुआ है, तो J कितने की शिफ्टिंग देता है? +90 की। बात समझ रहे हैं ना? तो सोचिए बच्चों, अगर I1 यहाँ पे है तो +90 का फेज डिफरेंस आपको करना है, तो किधर करोगे? नीचे तो करोगे नहीं, क्योंकि ये -90 का हो जाएगा, लैग हो जाएगा। +90 मतलब इधर करना पड़ेगा आपको। तो इतना तो कंफर्म है कि I1 और X1 का डायरेक्शन बच्चों इधर आएगा, इसके परपेंडिकुलर, और लीड करेगा, +90 है ना? तो इसी का हमने पहले बताइए, समझ में आया कि नहीं आपको? ये है I1 है ना? I1 का हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिया, ये नीचे क्यों नहीं लिया? क्योंकि नीचे लेने से -90 होगा, और +J क्या करता है? +90 देता है, तो ये इधर होगा। तो ये तो कंफर्म है कि इसी डायरेक्शन में होगा, बट बनाना हमको किसके हेड पे है? I1 R1 के हेड पे। तो एग्जैक्ट यही डायरेक्शन हमने लिया, ठीक है, और I1 R1 के हेड पे हमने बना दिया। ये देखिए, थोड़ा सा ये ओवरलैप हो रहा है, बट आप ध्यान से सुनिए, फिर अपने खुद बनाइएगा। ये क्या हो गया बच्चों? I1 X1, J I1 X1, ठीक है। अब इन तीनों का रिजल्टेंट क्या देगा? V1 देगा। तो पहले वाले का टेल और आखिरी वाले का हेड मिलाइए, इसका टेल और इसका हेड, इसको मिलाइए ऐसे। ये बच्चों क्या है? V1 है, ठीक है। तो बात समझ में आई कि नहीं आपको? डायग्राम देखने से डर लग रहा है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्चुअली चलेंगे तो फिर बाएं हाथ का खेल है ये, ठीक है। और आपको क्लैरिफाई होता जाएगा जब आप और भी लोड के लिए बनाओगे। अभी मैं इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड का बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको और यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होगा एकदम, ठीक है ना। फिलहाल ये रेजिस्टिव लोड के लिए, ठीक है। और देखिए, और भी लोड के लिए जब हम बनाएंगे तो इसमें मैक्सिमम चीज़ें कॉमन होंगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो ये बट आपको आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो फिर आप अदर लोड के लिए भी नहीं कर पाओगे। एक बार मैं इस चीज़ को फिर से बता रहा हूँ, हमें क्या करना है। अगर हम बात करें सेकेंडरी साइड की, तो V2, I2 R2 और I2 X2 का हमें फेजर सम करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले तो फाई लिया, और ये हमें पता है कि E1 और E2 का लोकस यहाँ होगा, बट E2 की वैल्यू क्या होगी ये तभी पता चलेगा जब आप तीनों का सम करोगे। मीन्स E2 का जो लेंथ है वो तभी आएगा जब इन तीनों का सम होगा। तो इन तीनों को सम करने के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमने V2 ले लिया, और ये मैंने बताया था आपको, कहीं भी ऐसे रैंडमली ले लो आप, तो यहाँ लेने से थोड़ा सा अच्छा होगा। और क्यों अच्छा होगा? देखिए यहाँ पे लेने से हुआ क्या कि E1 E2 इसी डायरेक्शन में आ गया, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ V2 लिया। तो V2 हमने ले लिया। अब बारी है I2 R2 की, तो I2 R2 का डायरेक्शन तभी आप पता कर पाओगे जब आपको I2 का डायरेक्शन पता होगा, ठीक है। लोड हमने लगाया है रेजिस्टिव, इसलिए V2 और I2 सेम फेज में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो देखिए I2 हमने बना दिया, और R2 का मल्टीप्लाई R2 I2 में करोगे तो उसके फेज में कोई चेंजिंग नहीं होगी। दैट्स वाई I2 R2 का फेज I2 के फेज में होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने I2 R2 का फेज I2 के ही फेज में रखा है, बट बनाना हमें किस पे है? V2 पे सॉरी। तो देखिए हमने V2 पे I2 R2 बना दिया। अब बारी है बच्चों I2 X2 की। तो I2 X2 के साथ एक J टर्म लगा है, और J टर्म जो है +90 का शिफ्टिंग देता है। ये मैं डिस्कस कर चुका था थोड़ी देर पहले। तो I2 R2 से आप क्या करिए, I2 का +90 पहले ढूंढिए कहाँ होगा। तो I2 ये है, तो I2 का +90 फेज डिफरेंस इधर होगा। तो यही डायरेक्शन लेते हुए मैंने I2 R2 के हेड पे बना दिया I2 X2 को, और फिर वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से पहले वाले का टेल और आखिरी वाले का हेड को मिला दिया। ये बच्चों आ गया E2। ये तो हो गया सेकेंडरी साइड का। अब हमें पता है कि E1 इधर ही होगा, तो हमें प्राइमरी साइड के वोल्टेज V1 को पाने के लिए -E1 I1 R1 और I1 X1 का फेजर सम करना पड़ेगा। तो अगर बच्चों E1 इधर है तो -E1 जस्ट अपोजिट होगा। बात समझ में आया?
अब माइनस E1 में आपको जोड़ना है I1 R1, तो फिर से आपको I1 का फेज पता करना होगा। तो I1 इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ I0 एंड I1 डैश। तो I1 का फेज पाने के लिए इसको और इसको पाना पड़ेगा, और I0 आपको पता है IM और IW का फेजर सम होता है। तो ये बच्चों होता है IM, फेज फाई के डायरेक्शन में होता है IM, और 90 डिग्री पे होता है बच्चों IW। इन दोनों का हमने फेजर सम किया तो I0 आ गया। ठीक है, अब I1 डैश कैसे आएगा? तो I1 डैश के लिए एक रिलेशन हम डिराइव कर चुके हैं, I1 डैश इक्वल टू माइनस के I2। तो I1 डैश बच्चों I2 के अपोजिट फेज में होगा ड्यू टू नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे देखिए ये था I2 का जस्ट अपोजिट फेज किया मैंने, I1 डैश आ गया। अब I1 डैश और I0 का हमने फेजर सम कर लिया पैरेललोग्राम मेथड से। तो ये बच्चों आ गया I1। ठीक है, अब I1 R1 के ही डायरेक्शन में क्या होगा, सॉरी I1 के ही फेज में, I1 के ही डायरेक्शन में बच्चों क्या होगा, I1 R1। तो इसी का मैंने पैरेलल लाइन लिया है ना, और माइनस E1 के हेड पे हमने I1 R1 बना दिया। ठीक है ना, क्योंकि भाई आपको जोड़ना किस में है, माइनस E1 में है ना, तो इसलिए माइनस E1 के हेड पे आप बनाओगे। ठीक, और I1 X1 का मतलब I1 से 90 डिग्री लीड। तो I1 से 90 डिग्री लीड किधर आएगा, देखिए इधर आएगा, ये आएगा। तो 90 डिग्री लीड का डायरेक्शन आपको पता चल गया। अब यही डायरेक्शन लेते हुए आप I1 R1 के हेड पे आप बनाइए I1 X1 को, ये देखिए। ठीक है, अब तीनों का हमें पता चल गया। अब तीनों का रिजल्टेंट पाने के लिए, मीन्स V1 पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वाले का टेल और आखिरी वाले के हेड को आप मिला दीजिए, वो आ जाएगा आपका V1। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप आपको आना चाहिए, और यही स्टेप एग्जैक्ट हम फॉलो करेंगे इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, एक दो बार खुद से बना लेना, नहीं समझ में आया वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखना और फिर खुद से बनाना, और तब तक बनाना जब तक आप बिना देखे खुद ना बना लो, तब आप नेक्स्ट वीडियोस देखिएगा इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड का। आई होप दैट बच्चों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।